जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम जो हमारा क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उसके ही चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के पार्ट 4 पे चलते हैं। अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल एंड किंग्स। समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इट्स मीन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो from the 5000 BCE settlement has been begin to develop in the South Mesopotamia। इस टाइम पीरियड में 5000 BCE में जो वहाँ पर सेटलमेंट साउथ मेसोपोटामिया में हो रहा है उसकी चर्चा थोड़ी होगी। अब देखेंगे जो अर्लीस्ट सिटी यहाँ पर इमर्ज हो रही है फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट, दीज वर द वेरियस काइंड। कई तरीके की हैं, इवन 2 तरीके की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है विच टू काइंड ऑफ द सेटलमेंट इज हैपनिंग इन द साउदर्न मेसोपोटामिया। तो ये कैसी हैं, दोज ग्रेजुअली डेवलप्ड इन अराउंड द टेम्पल। तो पहले तो अराउंड द टेम्पल जो उस टाइम पीरियड में एक डेवलप्ड ट्रेड सेंटर है, तो पहला प्लेस ये है। एंड सेकंड प्लेस है इंपीरियल सिटीज़। यहाँ पर भी बहुत हद तक सेटलमेंट हो रही हैं। इन दिस इन इट इज सिटीज द ऑफ द टू काइंड ऑफ द वी विल बी डिस्कस एट हियर। ये 2 सेटलमेंट के बारे में हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अर्ली सेटलमेंट आप देखेंगे, जिस बहुत शुरुआत में सेटलमेंट है वो जो हमारे लिए अननोन है, मतलब कैसे रहा करते थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक अनुमान तो देखा जाएगा कि आप देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, जहाँ पर मंदिरों को बिल्ट या रीबिल्ट किए जा रहे हैं और मंदिर टेम्पल बनाए कहाँ जा रहे हैं, विलेजेस के सेलेक्टेड स्पॉट्स पे। अब आप विलेज के सिलेक्टेड स्पॉट पे जो मंदिर बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल श्रेन है, छोटे हैं और ज़्यादातर कच्ची मिट्टियों से ही बनाए गए हैं। इवन ये हैं क्या, रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड, भगवान के रहने का एक घर है। और भगवान उस टाइम पीरियड पे कौन, मतलब बहुत प्रचलित भगवान कौन है, जैसे कि मून गॉड ऑफ उर और इन्नाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो ये 2 गॉड का नाम आपको याद रखना है, जस्ट बिकॉज इन द एग्जामिनेशन आपसे ये 2 गॉड के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन से 2 गॉड बहुत फेमस हैं। चलिए आगे, कंस्ट्रक्शन इन द ब्रिक्स। जब ये मंदिर ईंटों से बनने लग जाएंगे तो आप देखेंगे ये टेम्पल बड़े बनने लग जाएंगे, मतलब टाइम पीरियड बड़े बदलेगा, ईंटों से जब मंदिर बनाए जाएंगे थोड़ा बड़े रहेंगे और इसमें बहुत सारे रूम्स, सेवरल रूम्स रहेंगे। इसके अराउंड में ओपन कोर्टयार्ड रहेगा, मतलब एक आंगन रहेगा। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। सम ऑफ दीज अर्ली वन वर पॉसिबली नॉट अनलाइक दस ऑर्डिनरी हाउस। आप देखेंगे कि कुछ जो टेम्पल के यहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं वो ऑर्डिनरी हाउस जैसे नहीं है एकदम। आप एकदम उसे ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, क्योंकि जो टेम्पल है वो एक तो पहली बात वो हाउस ऑफ गॉड है, भगवान का घर है। बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल। जो टेम्पल का आउटर वॉल होता था वो कैसे बनाया जाता था, इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल। तो ये आउटर वॉल इन एंड आउट कंडीशन में बनाया जाता था। आप देखेंगे बगल में साइड में इमेज है, इमेज में देखिए इन एंड आउट ऐसे करके टेम्पल बनाए जाते हैं। ऐसा ऑर्डिनरी हाउस ऐसे नहीं बनाए जाते थे, ये टेम्पल ही। और ये टेम्पल में इस यहाँ पर गॉड की जो प्रतिमा रखी जाती थी ऐसे करके बनाया जाता था। बहुत हद तक आपको इमेजेस से भी पढ़ लेना है। चलिए आगे, तो द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्कशिप। तो जो भगवान थे उन एकदम केंद्रित थे, मतलब भगवान तो एकदम वर्कशिप के लिए ही बनाए गए हैं। एड टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन्स। भगवान को चढ़ाने के लिए लोग उस टाइम पीरियड में क्या क्या लाते थे, जैसे अनाज लाते थे, घी लाते थे, मछलियाँ लाते थे। अब मछली क्यों लिखा गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि मछली भगवान को क्यों चढ़ा, तो यहाँ एविडेंस मिला है। यहाँ पर जो टेम्पल की फ्लोर है ये थोड़ी, इसमें क्या कहते हैं, फिश के बोन्स एक मिले हैं, जिसके आधार पर ये अनुमानित किया जाता है कि मछलियाँ भी लोग चढ़ाया करते थे, क्योंकि एक थियोरेटिकल ऑनरशिप यहाँ पर एक सिद्धांत चल रहा था। एक सैद्धांतिक रूप से ये माना जा रहा था कि सब चीज़ भगवान का ही तो है, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड भगवान का, फिशरीज, हर्ट्स, लोकल कम्युनिटी द्वारा ये मान्यता थी कि ईच एंड एवरीथिंग इज मेड बाय द गॉड। आगे एग्रीकल्चरल फील्ड ये हो गया। चलिए, इन द टाइम
इन द टाइम द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस, अभी इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे धीरे धीरे टेम्पल क्या है, एक प्रोडक्शन का वो एक हब बन जाएगा, एक प्रोसेस, यहाँ पर बहुत चीज़ें प्रोसेसिंग होने लग जाएंगी। जैसे कि आप देखेंगे ऑयल प्रेसिंग हो रही है, होने लग जाएगा, ग्रेन ग्राइंडिंग होने लगा, अनाज पिसाई, स्पाइनिंग, वीविंग, वुलन क्लॉथ्स, मतलब कपड़े की कताई बुनाई, ये सब कार्य भी धीरे धीरे मतलब अब धीरे धीरे टेम्पल के अंदर, टेम्पल अब नॉर्मल पूजा पाठ का ही सिर्फ केंद्र नहीं रह गया है, धीरे धीरे वो एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्शन एट लेवल अबव द हाउस होल्ड, यहाँ पर बहुत हद तक हाउस होल्ड के लेवल पे भी हो रहा है। एम्प्लॉयर्स ऑफ मर्चेंट एंड कीपर ऑफ द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर यहाँ पर हायर्ड हुए होंगे या जो लोग रह रहे होंगे, वो इन सब चीज़ों का एक रिटर्न रिकॉर्ड भी बना रहे हैं कि किसको कितना सामान मिला, किसको कितना सामान दिया जाएगा, या किसको कितना अनाज दिया जाएगा। इसका एक रिटर्न रिकॉर्ड जो बाद में हमें सील पे लिखे रहते हैं, बाद में हमें जो मिले। ये प्रीवियस वीडियो पे इसकी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो रिटर्न रिकॉर्ड की जो सील हमें मिली थी, इससे इतिहास जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स था ये। चलिए आगे चलते हैं। रिटर्न, हाँ, ग्रेजुअली कीपिंग द रिटर्न रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेन प्लफ एनिमल्स बियर ब्रेड, ये ब्रेड बियर फिश, जिसको जितना मिल रहा है, इस सब चीज़ के रिटर्न रिकॉर्ड रखे गए हैं। ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द इट्स एक्टिविटीज़ एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे ये एक्टिविटी और डेवलप्ड होगी और धीरे धीरे जो टेम्पल है वो अर्बन इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, मेन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इसके अलावा भी इस टाइम पीरियड में साउदर्न मेसोपोटामिया में और क्या क्या हो रहा है, अनदर फैक्टर जो होगा, जो उसको हमें पढ़ना है, मतलब उस अनदर फैक्टर को भी हम समझते हैं क्या हो रहा। जैसे कि आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, या इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वॉज द सब्जेक्ट टू हजार्ड, आज भी है, एग्रीकल्चर मौसम का जुआ है, तो उस टाइम पीरियड में भी रहा होगा। जैसे इरिगेशन का सिस्टम जैसा हो, अगर इरिगेशन का सिस्टम खराब है तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। आप देखेंगे कि नेचुरली आउटलेट जो यूफ्रेट के चैनल्स हुआ करते थे, ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी, मतलब यूफ्रेट जो द्वारा जो कई सारे छोटे छोटे चैनल्स बनाकर जैसे लोग इरिगेशन किया करते थे। कभी कभी क्या होता था, बहुत ढेर सारा पानी आ जाए तो क्रॉप्स पे बहुत पानी भर जाए, कभी कभी क्या होता था कि सूखा पड़ जाए या चैनल अपना कोर्स बदल दे, तो मतलब दिशा बदल दे, तो उस क्षेत्र में पानी ना आए तो वो क्षेत्र सूखा क्षेत्र हो जाता था। यही होता था। देखिए यहाँ पर यूफ्रेट्स, जैसे आप देखेंगे कि विच वन ऑफ द ईयर ऑफ द फ्लड ऑफ द क्रॉप्स एंड सम टाइम दे वुड चेंज कोर्स टुगेदर, तो कभी कभी वो अपने कोर्स ही बदल देते थे। इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स आए हुए हैं वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि कभी कभी क्या होते थे, विलेजर्स जो विलेज हुआ करते थे वो पीरियोडिकली रिलोकेटेड इन द मेसोपोटामियन हिस्ट्री। तो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में जो विलेज हुआ करते थे, कभी आज इस स्थान पे, कभी कुछ बाद विलेजर्स लोग कहीं और चल जाकर माइग्रेट करके अपने विलेज को बसा लेते थे। कारण क्या था? जस्ट बिकॉज ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम। इस पे बहुत हद तक डिपेंडेंसी थी। अच्छा, ये तो नेचुरल कैलामिटीज़ थी। कुछ मैन मेड भी प्रॉब्लम वहाँ पर प्रेजेंट थे। उन मैन मेड प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए देखिए, ये सिस्टम है, देखिए टेम्पल उस टाइम पीरियड का है, जिसमें आप देखेंगे एक ओपन कोर्टयार्ड है और बहुत ढेर सारे रूम्स बने हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैन मेड सिस्टम में क्या था कि जो यूफ्रेट्स रिवर्स की जो चैनल्स थे, उसमें दो तरीके, मतलब जब नदियाँ ऊपर से आती हैं, बहकर आती हैं, तो कुछ लोग ऊपर रहा करते हैं, कुछ लोग नीचे रहा करते हैं। सेटलमेंट का तरीका है, जैसे जो ऊपर रह रहे हैं तो नदियाँ जब ऊपर से आई तो सबसे पहले पानी उन्हें मिल गया, और उसके बाद जब फिर वहीं से रास्ता बदलते हुए पानी नीचे की ओर आता था। कभी कभी क्या होता था कि जो ऊपर के लोग पानी का पूरा यूटिलाइजेशन कर लेते थे, जब पानी की अगर कम वर्षा हुआ या कम पानी आई तो ऊपर वाले यूटिलाइजेशन कर लेते थे, नीचे वाले तक पानी पहुंचने नहीं दिया करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि नदियां बहुत सारा मिट्टी गाद लेकर वहां से अपने जहाँ पर्वत से निकलती है तो वहां से लेकर निकलते, तो कहीं ना कहीं जाकर उसको रख देती हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाकर मिट्टियां जम जाती हैं। तो जब
अगर वो चीज़ मिट्टी जहाँ जम जाती थी तो वो उस प्लेस पे क्या होता था, फ्लो ऑफ वाटर धीरे धीरे रुक जाता था। तो जो अप स्ट्रीम में रहने वाले लोग थे, वो लोग उस गाद को हटाना भी नहीं चाहते थे और ना हटाते भी थे, क्योंकि वो जो वाटर है वो चाहते ही नहीं थे कि नीचे वालों के पास जाए। तो इस चीज़ को लेकर, लैंड और वाटर को लेकर मेसोपोटामियन कल्चर में बहुत ही वॉर होता रहता है। तो इसको समझते हैं, जो अप स्ट्रीम सिस्टम स्ट्रेच पे रह रहे हैं चैनल पे, वो लोग को डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड, वो पानी के चैनल्स को अपने फील्ड में डाइवर्ट कर लिया करते थे। और जो डाउन स्ट्रीम में लोग रह रहे हैं वो कभी कभी विदाउट वाटर उनको रहना पड़ता था, तो उनकी एग्रीकल्चरल लैंड अपने आप प्रभावित हो जाती थी। इवन आप देखेंगे कि दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द स्लिट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल, ब्लॉकिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन। कभी कभी क्या हुआ करता था कि वो स्लिट को भी नहीं हटाते थे, क्योंकि वो खुद भी चाहते कि चैनल, जो वाटर का चैनल है वो ब्लॉक हो जाए, हम लोग तक पानी रहे, नीचे जाए ही ना। तो इस कारण से आप देखेंगे कि द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सॉ रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लैंड एंड वाटर। तो अर्ली मेसोपोटामिया में जो कंट्री साइड लोग रह रहे हैं, मतलब गाँव की तरफ जो लोग रह रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन यही दो रीजन थे, लैंड एंड वाटर। आगे, when there was a continuously warfare in the region। आप जब यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉरफेयर हो रहा है, तो जब दो कम्युनिटी के बीच में या दो कबीलों के बीच में वॉर हो रहा है या दो लोगों के बीच में वॉर हो रहा है, तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो जो जीतता था, मतलब जिस कम्युनिटी के लोग जीतते थे, उनके चीफ अपने मतलब जो भी वो वॉर को जीतते थे, तो वो अपने अपने लोगों को, अपने फॉलोवर को डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ जीता हुआ लूट का जो सामान हुआ करता था उन्हें अपने लोगों में बांट दिया करते थे। इवन जो हार गए हैं उनको अपना सर्वेंट बना लेते थे, स्लेव्स बना लेते थे, मतलब नौकर बना लिया करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि आगे देखेंगे, उनको या तो कैदी बना लेंगे या डिफीटेड ग्रुप्स को एम्प्लॉय कर देंगे, अपने यहाँ गार्ड की नौकरी दे देंगे या सर्वेंट बना लिया करते थे। इस टाइप से ट्रीट भी करते थे। आगे आप देखेंगे कि जैसे इस तरह से वो अपने इन्फ्लुएंस और अपने कोर्ट, अपने पावर को बताते थे, अपने पावर को वो करते थे, प्रो करते थे। लेकिन ये जो लीडर हुआ करते थे इस टाइम पीरियड के, यहाँ इस टाइम के जो मुखिया हुआ करते थे, वो भविष्य में राजा नहीं बनेंगे। राजा क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये सब आते जाते रहते थे, मतलब लड़ाई किए, कबीलों को लूटे, ये सब इनका मतलब ये एक डेली रूटीन टाइप का बन गया था। मतलब ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा, जो नए लीडर आएंगे, वो जो नए लीडर इस टाइम पीरियड में आगे आएंगे, वो until at a time came when the such leader came to increase the well being, जो अपने लोगों के लिए, मतलब अपनी कम्युनिटी के वेल बीइंग पे काम करेंगे, उनकी क्रिएशन, उनके लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए न्यू इंस्टीट्यूशन और नए प्रैक्टिस को क्रिएट करेंगे, इन सब पे काम करेंगे, वो धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे, वो धीरे धीरे राजा बन जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि विक्टोरियस चीफ, मतलब कोई जो विजित नेता हुआ करता था, वो टेम्पल्स, वो गॉड्स को बहुत ही प्रीशियस कीमती वस्तुओं को गिफ्ट करता था, भगवान को दिया करता था, और अपनी कम्युनिटी के टेम्पल को ब्यूटीफाई कराते थे। आप देखेंगे दे वुड सेंड, अपने लोग, कुछ लोगों को भेजा करते थे कि जाओ फाइन स्टोन लेकर आओ, कहीं दूसरे जगह से लेकर आओ, और मेटल्स ले आओ, जैसे कि वो अपने गॉड, अपनी कम्युनिटी पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्पल वेल्थ इन द एफिशिएंट वे एंड अकाउंटिंग फॉर द थिंग्स दैट केम एंड वेंट एट आउट। तो इन सब चीज़ों पे काम किया करते थे, जिससे वो और ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। आप एक पोयम भी पढ़ोगे इन मार्कर की, जो मैं पिछले वीडियो में इन मार्कर की स्टोरी भी सुनाया हूँ, लैपिस लज्यूरी पत्थर को लेकर। तो आप देखेंगे लैपिस लज्यूरी जो एक मेटल है, उसके लिए एक सुमेरियन एपिक पोयम पे इसकी जो चर्चा हुई है, इसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देखेगा। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस, ये पोयम और ये जो तरीका है जो उस टाइम के नए नए चीफ अपना रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो उनको एक हायर स्टेटस देगा, और इससे लोग भी उनकी अथॉरिटी, उनकी कमांड्स को फॉलो अप करेंगे, मानेंगे, उनकी कम्युनिटी के लोग उसको फॉलो अप करेंगे, मानेंगे। चलिए साथी, आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऋषभ सर, आप यूट्यूब चैनल समर्पण एजुकेशन के चैनल पे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, और
शेयर कीजिए, जैसे लोगों को हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा भी हो, और जो एग्ज़ाम 11th का दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। वी कैन इमेजिन म्यूचुअली रिफोर्समेंट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक म्यूचुअल रिफोर्समेंट साइकिल भी चल रहा है। मतलब जो लीडर हुआ करेंगे वो लोगों को इनकरेज करेंगे कि हमारे मतलब विलेजर्स को इनकरेज करेंगे कि मेरे पास ही आकर सेटल हो। देखिए, इससे पहले एक सेटलमेंट मैंने पढ़ाया टेम्पल, अब लीडर के पास लोगों को सेटलमेंट पढ़ा रहा है, मतलब इम्पीरियल सिटी। तो यहाँ पर आकर सेटल होने कारण क्या है, राजा के पास जब सेटल होंगे तो राजा कभी कभी जब युद्ध करने जैसी स्थिति बनेगी या कहीं युद्ध होगा तो रैपिडली तरीके से, मतलब बहुत जल्दी तरीके से एक साथ ही आर्मी मिल जाएगी उन्हें। इस वजह से वो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर सेटल होइए। लेकिन और लोगों को लिए भी ये चीज़ अच्छा है कि सेफ है कि एक साथ रहें, एक जगह पर रहें। इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि कभी कोई लूट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो सब लोग साथ रहेंगे तो ये काम नहीं होगा, इसलिए लोग भी आकर रहेंगे। तो आप देखेंगे एट दैट टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि उरुक में, जहाँ एक प्लेस है उरुक, वहाँ की टेम्पल में मतलब बहुत सारे चित्रों के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है हीरोज़, आर्मीज़, वॉर हीरोज़, जो आर्मी हीरो थे और जो उनके द्वारा हताहत हुए विक्टिम्स हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिपिक्शन की गई हैं, चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये भी पता चलता है कि जैसे कि इस टाइम पीरियड में उरुक एक बहुत ही इनॉर्मस तरीके से एक्सटेंड किया है, 250 हेक्टेयर एक्सटेंड किया है, जो कि बहुत बाद में आने वाली एक सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें मोहनजोदारो जो शहर था उससे भी वो दोगुना बड़ा है, ट्वाइस बड़ा है। और इसको बसाने के लिए दर्जनों गांव उजाड़ दिए गए होंगे, ऐसा लिखा है। डजन ऑफ द स्मॉल विलेजर्स वर डिस्ट्रॉयड, देयर वर हैज़ बीन अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को शिफ्ट किया गया था। इवन आप देखेंगे कि उरुक जो शहर है उसको, उसमें डिफेंसिव वॉल भी बने थे, मतलब डिफेंस के लिए वॉल भी बनाए गए हैं कि जैसे अचानक से कभी लड़ाई झगड़ा हो तो डिफेंसिव वॉल है, मतलब वॉल द्वारा इसको डिफेंस प्रोवाइड किया गया था। और इस साइड में आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली इसकी जो प्लेस है, मतलब जगह है वो अब बढ़ता ही रहता था। जैसे कि आप देखेंगे कि 1400 BC में से लेकर 400 सी तक, यानी इस टाइम पीरियड में 2800 BC में ये एक्सपांड होकर अब 400 हेक्टेयर बढ़ गया इस टाइम पीरियड में। और आगे मतलब ये बहुत ही विस्तारित जगह तक पे बसाया हुआ शहर है। वॉर कैपिटिव were captive and the local people were put to work for the temple। जो वहाँ के लोकल पीपुल थे उनके लिए एक नियम भी था कि उनको टेम्पल पे काम भी करना है, इवन और डायरेक्टली बाय द रूलर, मतलब राजा के द्वारा या राज आदेश के द्वारा ये आपको वहाँ पर काम करना है। इवन आप आइदर आप टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स पे कर सको ना कर सको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काम करना, टेम्पल पे काम करना ये कंपलसरी है। इवन जो भी ये इस काम में लगे हुए थे उनके लिए एक पेड राशन था, मतलब एक राशन सिस्टम भी वहाँ चल रहा था टेम्पल में। और यहाँ आप देखेंगे 100 ऑफ द राशन लिस्ट बनाई गई हैं जो बाद में हमें मिली हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में प्राप्त की गई 100 ऑफ द राशन लिस्ट भी मिली हैं, जिसमें ये लिखा है कि अगेंस्ट द पुल नेम्स, मतलब इस राशन लिस्ट में लोगों का नाम लिखा गया है, क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं कि किनको कितना कितना ग्रेन्स मिलेगा, कि कौन कौन से क्लॉथ्स ऑयल अलॉटेड हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा उस लिस्ट में की गई है। इवन आप देखेंगे कि it has been estimated that one of the temple took 1500, मतलब एक एस्टीमेट के आधार पर यह भी बताया गया है कि एक टेम्पल बनाने के लिए 1500 व्यक्तियों की जरूरत होती थी जो 10 घंटे तक काम करें पूरे 5 साल तक, तब जाकर एक टेम्पल बनता था। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि टेम्पल कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा और कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, कि ये चीज़ आपको ये। और इसके साथ साथ विद द रूरल कमांडिंग पीपल ऑफ टू फेच, मतलब जो राजा हुआ करता था लोगों को दूसरे प्लेसेस पे भेजा करता था कि जाओ स्टोन, मेटल्स, ओर्स, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें दूसरे दूसरे जगह से लेकर आओ टेम्पल के लिए, फॉर अ टेम्पल। और इवन
else to go to distance country to fetch suitable metals. There were also technical advances at Uruk around 300 BC. इसके अलावा और भी जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई थी कि टेक्निकल रूप से उरुक जो शहर है वो बहुत ही एडवांस होने लग गया था। इवन इतने काम करते करते लोग अलग अलग तकनीकी भी डेवलप करने लग जाएंगे। तो क्या एडवांसमेंट आई यहाँ इस शहर में कि यहाँ जो ब्रांच टूल द्वारा बनाए जा रहे थे, बहुत सारे वेरियस क्राफ्ट, जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने एक नया तरीका ईजाद कर लिया था, जैसे कि ब्रिक्स कॉलम के द्वारा आप देखेंगे कि बड़े बड़े पिलर बनाने की कोशिश करेंगे, पिलर बनाने की कोशिश। क्योंकि क्या था कि अच्छा एक सुटेबल वुड यहाँ पर मिल नहीं रहा, नहीं मिल यहाँ सुटेबल वुड या शहतूत वुड नहीं कह सकते, शहतूत, जैसे कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी लकड़ियों से, लंबी लंबी लकड़ियों को ऊपर गाड़ के लगाया जाता था कि खंभा बनाया जाए, जिससे कि क्या कहते हैं वो रूफ का वेट संभाल सकें वो लकड़ियाँ। ऐसे लार्ज हॉल के लिए एक जो शहतूत बनती थी या मिलती थी वो अब मिलना कठिन हो गया था। इसलिए जो यहाँ के आर्किटेक्ट लोग थे उन्होंने ईंटों के माध्यम से बड़ी बड़ी पिलर बनाने की कोशिश करने लग गए। मतलब ये सारी चीज़ की एडवांसमेंट वहाँ पर आ गई थी। इवन आप देखेंगे कि 100 ऑफ द पीपल, बहुत मतलब सैकड़ों पीपल इस काम में लगे हुए थे कि उनका काम क्या था कि ईंटें, क्ले बनाना, बेकिंग कोन बनाना, मतलब ये जो टेम्पल पे काम करने के लिए वॉल्स, टेम्पल के वॉल पे काम करना, मेकिंग बेकिंग क्ले कोन, कुड दे पुश द टेम्पल वॉल्स, इवन पेंटेड इन द डिफरेंट कलर, उसको रंगना, क्रिएटिंग अ कलरफुल मोजैक बनाना, दीवारों पे नक्काशी करना, ये सब टाइप की चीज़ों पे बहुत सारे लोग अलॉटेड थे कि आपका काम ये है। आप देखेंगे कि इन स्कल्पचर देयर वर अ सुपर अचीवमेंट, स्कल्पचर के रूप में तो यहाँ पर सुपर अचीवमेंट चल रहा था। नॉट इन ईजली अवेलेबल क्ले, जो आसानी से अवेलेबल क्ले हो रही थी, इसका प्रयोग ना करके जो दूर दूर से मंगाए जा रहे थे इम्पोर्टेड स्टोन्स, यहाँ पर मतलब आयातित बहुत दूर दूर से स्टोन मंगा के अपने मंदिरों को सजाने की कोशिश चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़ास थी। इवन आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के रूप से यहाँ का लैंडमार्क बहुत ही एप्रोप्रिएट अर्बन इकोनॉमी को जनरेट करेगा। इवन यहाँ पर ही सबसे पहले आप देखेंगे कि जो चाक होता है जिससे घड़ा उड़ा बनता है, या उसको कहते हैं पॉटर व्हील चाक, जो मिट्टी की चाक होती हैं जिससे दियाली घड़ा उड़ा बनता है, यहाँ डेवलप्ड होगी। इवन आने वाले टाइम में बहुत लंबे समय में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी मास प्रोड्यूस होंगे, मतलब बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग, बहुत दर्जनों की संख्या में बर्तन, पॉटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाएंगी। मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर काम की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है चाक, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी यहाँ पर। बहुत बेहतरीन चैप्टर है और पढ़िएगा इसको। चलिए साथियों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।